घर का सबसे बड़ा कमरा भी बस इतना बड़ा था कि चंद कुर्सियां और एक बड़ी मेज डाली जा सके। इसका अंदाजा भी उसे उस रोज हुआ था जब उसने अपने साथी बच्चों से कहा था कि अपनी कुर्सियां लेकर आ जाए ताकि अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सके। जो बच्चे अपनी कुर्सी साथ लेके आएंगे वही इस खेल में शरीक हो सकेंगे, दूसरे नहीं। उसकी माँ ने जब अजीबोगरीब फर्नीचर अपने घर में आते हुए देखा तो उसे हैरत भी हुई, तशवीश भी हुई। उससे भी ज्यादा हैरत उसे उस वक्त हुई जब एक बच्चे ने उसे बताया कि इस बड़े कमरे में अदालत बनेगी, एक जज होगा, वकील मुकदमा लड़ेंगे। उस सादा लू औरत ने अदालत का सिर्फ नाम सुना था और ये सुना था कि जहां अदालत होती है वहां पुलिस भी होती है। अदालत में सजा सुनाई जाती है और पुलिस पकड़ के जेल पहुंचा देती है। वो ये सोच के सर से पांव तक काम गई कि जब अदालत सजेगी तो यहाँ पुलिस भी जरूर आएगी। उसे याद आया कि जब बड़े चौधरी साहब ने अपनी एक बीवी को खड़े खड़े गोली मार दी थी तो बात अदालत तक पहुंच गई थी। चौधरी साहब को पुलिस पकड़ कर भी ले गई थी, लेकिन उनके हाथ लंबे थे इसलिए बच के आ गए थे। कोई और होता तो बड़ी लंबी सजा होती। ये एक छोटा सा कस्बा था जिसमें चौधरियों की अमलदारी थी। बाकी जितने लोग थे वो रियाया के तौर पे जिंदा रहते और मर जाते। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन इस कस्बे में तालीम का आम चलन ना होने की वजह से लोगों की मालूमात चौधरी की हवेली तक ही महदूद थे। औरतें तो यूं भी घर में बैठने वाली होती हैं, उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि इस कस्बे से बाहर भी कोई दुनिया आबाद है। इफ़्फ़त बानो तो वैसे भी फितरत में सीधी सादी थी, अल्लाह मियाँ की गाय कहलाती थी। वो भला इन अदालतों को क्या जानने और क्या समझे। वो बड़ी बेचैनी से अपने शौहर के आने का इंतजार करने लगी ताकि वो भी देख ले कि उनके घर में कैसी अदालत सज रही है। भाई मुंशी सिराज, तुम्हारा बेटा अब कितना बड़ा हो गया है? चौधरी ने पूछा। हजूर, अभी क्या उम्र है उसकी? पूरे 10 साल का भी नहीं हुआ, चौथी जमात में पढ़ता है। क्या करोगे तालीम दिलवा के? चौधरी ने हुक्के का एक लंबा कश लेते हुए कहा। पढ़ लिख गया तो तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। मेरी हवेली के दरवाजे उस पे खुले हुए हैं, लाके यहाँ किसी काम पे लगा दो। मैंने खुद यही सोचा है, लेकिन वो इतना तो पढ़ ले जितना मैंने पढ़ा है। मुंशी सिराज ने कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये सोच लेना मैं उसे कस्बे से बाहर नहीं जाने दूंगा। जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन अभी भी हुक्मरानी मेरी ही है। हजूर, मैंने आपका नमक खाया है, मेरी औलाद आपकी ही खिदमत करेगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, चौधरी ने कहा। आपको यही उम्मीद होनी चाहिए। अच्छा, ये बातें तो हो चुकी, ये बताओ करीम की बेवा वाले मामले का क्या हुआ? वही हुआ जो आपने चाहा था। कागजात के मुताबिक करीम ने आपसे कर्ज लिया था और उसके एवज अपनी तमाम जमीन आपके नाम करके मर गया। सब काम होशियारी से हुआ है ना? बहुत होशियारी से। कागजात उसे पहुंचा दो ताकि वो अदालत में जाए और अदालत का फैसला भी हमारे हक में हो जाए। जी बेहतर। उसके बाद चौधरी नज़ीर मोहम्मद कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा और फिर उठ के जनान खाने में चला गया। मुंशी सिराज अब आज़ाद था, चाहे तो बैठा रहता, चाहे तो घर चला जाता। घर जाके अभी उसे क्या करना था, लेकिन चौधरी की बातों ने उसे परेशान कर दिया था। वो खुद तो हवेली में पलने वाले गुनाहों में गले गले तक डूब चुका था, लेकिन अपने बेटे को बचाना चाहता था, जबकि चौधरी का इसरार कुछ और था। वो इन उलझनों से बचने के लिए हवेली से निकला और घर की तरफ चल दिया। वो घर पहुंचा तो उसके घर के एक कमरे में अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। तमाम बच्चे अपनी अपनी कुर्सियों के साथ आ चुके थे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, जरा अपने लाडले के करतूत देखो। घर में दाखिल होते ही उसकी बीवी ने कहा। क्या कर दिया उसने? घर में अदालत लगा के बैठा है। अदालत लगी है तो अब थोड़ी देर में पुलिस भी जरूर आएगी। क्या बकवास कर रही हो? यहाँ क्यों आने लगी पुलिस? जरा कमरे में जाके देखो क्या हो रहा है। मुंशी सिराज अभी तक कुछ समझ नहीं सका, लेकिन पुलिस के नाम से वो भी डर गया। वो जल्दी से उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ गया।
जिसकी तरफ उसकी बीवी ने इशारा किया था। नादिर, ये तुम्हारा घर है, इसलिए तुम जज बनोगे, एक बच्चा उसके बेटे से कह रहा था। मुझे जज बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, नादिर ने कहा। तो फिर वकील बन जाओ। मैं तो गवाह बनूंगा, नादिर ने कहा, और सारे बच्चे हंसने लगे। इसमें हंसने की क्या बात है? अदालत में सबसे अहम आदमी जज नहीं गवाह होता है। बेटा जी, अगर गवाह अपनी गवाही ना दे तो जज भी कुछ नहीं कर सकता। मुंशी सिराज कमरे से बाहर खड़ा हुआ बच्चों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसका बेटा अभी से कितनी अक्लमंदी की बातें करता है। ये तो उसे मालूम ही हो गया था कि ये कोई असल अदालत नहीं है, बल्कि बच्चों का खेल है। ये फिक्र भी दूर हो गई थी कि यहाँ कोई पुलिस आएगी। वो अपनी मौजूदगी जाहिर किए बगैर वहां से वापस आ गया। एक तो मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी से बहुत तंग हूँ। मुंशी सिराज वापस आते ही अपनी बीवी पे बरस पड़ा। बच्चों के मासूम खेल को तुम उनके करतूत कह रही हो, हद हो गई। मुझे क्या मालूम, मैंने तो यही सुना था कि कमरे में अदालत लगेगी। बेवकूफ़, बच्चे अदालत अदालत खेल रहे हैं जैसे तुम गुड़ियों की फर्जी शादियां किया करती थी। शादी की बात और है, ये अदालत का कौन सा खेल है? होता है ये भी एक खेल, मुंशी सिराज ने कहा। तुम हुक्का ताज़ा करके लाओ, बहुत देर से हुक्का नहीं पिया है। जितनी देर में वो हुक्का भर के लाती, मुंशी फिर बच्चों की बातें सुनने के लिए कमरे के दरवाजे से लग के खड़ा हो गया। उस रात मुझे घर लौटने में ज़रा देर हो गई थी। मैंने जल्दी घर पहुंचने के लिए पक्की सड़क छोड़ दी और कच्चे रास्ते पे चल पड़ा। रात हो गई थी, इसलिए उस तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसी वक्त मैंने एक चीख सुनी, एक औरत की चीख। उसके बाद एक और चीख उभरी और फिर खामोशी छा गई। मैं उस तरफ भागा जिस तरफ से ये आवाज़ आई थी। मैं एक टॉर्च हर वक्त अपने पास रखता हूँ। टॉर्च की रोशनी में एक औरत की लाश को मैंने ज़मीन पे पड़े देखा। उस औरत को उसी वक्त किसी ने कत्ल किया था। उसी वक्त मुझे किसी के भागने की आवाज़ आई। मैंने उस आवाज़ के पीछे भागना शुरू कर दिया। भागने वाला भारी बदन का था, इसलिए मुझसे तेज नहीं भाग सकता था। एक जगह पे उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। मैंने टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देखा। मैं उसे फौरन पहचान गया, लेकिन वो मुझे नहीं देख सका क्योंकि मेरी तरफ अंधेरा था। दूसरा दिन पूरी बस्ती में शोर मच गया कि असगरी को किसी ने कत्ल कर दिया है। अब बात मेरी समझ में आई कि जो लाश मैंने देखी थी वो असगरी की थी। मैंने उसके घर वालों को पूरी बात बता दी, कातिल का नाम भी बता दिया। मेरे ही कहने पे उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। मैं अब भी यही कहता हूँ कि यही है वो आदमी जिसे मैंने उस रात टॉर्च की रोशनी में देखा था। मुंशी सिराज ने अंदर झांक के देखा। उसका बेटा नादिर गवाह बना हुआ ये फर्जी तकरीर कर रहा था और अब उसका चचाजाद भाई मुलजिम बना हुआ था। उसे बेख्तियार हंसी आ गई। उसकी बीवी उसे आवाज़ें दे रही थी। उसे याद आया कि उसने बीवी से हुक्का ताज़ा करने को कहा था। वो वापस आया तो हुक्का उसका इंतज़ार कर रहा था। वो हुक्के के कश ले रहा था, लेकिन उसका जहन नादिर की तकरीर में उलझा हुआ था। कितने एतमाद से तकरीर कर रहा था, जैसे वो कोई मंझा हुआ वकील हो। वो चौधरी के साथ कई मर्तबा अदालतों में गया था। उसने वकीलों को बोलते हुए सुना था। वो नादिर को वकील बनाएगा, उसने सोचा, और एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके होंठों पे फैल गई। क्या आप ही आप हंस रहे हो? उसकी बीवी ने कहा। हंस नहीं रहा हूँ बेवकूफ़, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ हम अपने नादिर को वकील बनाएंगे, फिर वही अदालत। तू क्या जाने वकील क्या होता है, पुलिस तक डरती है उससे। तुम्हारा बेटा है, जो जी चाहे बनाओ। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? बना तो दूँ मैं उसे वकील, लेकिन एक मुसीबत है। चौधरी नहीं चाहता कि इस कस्बे का कोई भी आदमी आला तालीम हासिल करे। अच्छी ज़बरदस्ती है, हम अपने बच्चे को जो भी चाहे बनाए, उसे क्यों एतराज़ होगा? अगर सब लोग पढ़ लिख गए तो उसकी गुलामी कौन करेगा, उससे खौफ कौन खाएगा? बस यही डर है उसे। सुनो,
उसकी बीवी ने उसके करीब खिसकते हुए कहा, चौधरी साहब कुछ कह रहे थे क्या? अरे वाह, तू तो बड़ी अक्लमंद हो गई। तूने कैसे अंदाजा लगा लिया? आज से पहले तुमने ऐसी कोई बात भी तो नहीं की थी। चौधरी साहब आज नादिर के मुताल्लिक पूछ रहे थे। उसकी तालीम का सुन के खुश नहीं हुए, बल्कि उल्टा मुझे समझाने लगे कि पढ़ लिख के वो मेरे हाथ से निकल जाएगा, उसे अभी से हवेली में किसी काम पे लगा दूं। कह तो वो भी ठीक ही रहे हैं। रमजान चाचा ने किस तरह पैसे जोड़ जोड़ के अपने बेटे को बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेजा था। क्या नतीजा हुआ? आज तक वापस नहीं आया। नेक बख्त, अव्वल तो अपना नादिर ऐसा है नहीं, और अगर पलट के ना भी आया तो अपनी जिंदगी तो बना ही लेगा। यहाँ क्या रखा है? चौधरी के हर जुर्म में शरीक होना पड़ता है। वो करीम की बेवा की पूरी जायदाद हड़प करने के चक्कर में है और मैं उसका साथ देने पे मजबूर हूँ। नादिर को ये तो नहीं करना पड़ेगा ना? क्यों देते हो उसका साथ? पागल हो गई है क्या? चौधरी का साथ ना दे के मुझे मरना है क्या? क्यों किसी बेवा की बद्दुआ लेते हो? बद्दुआ लेना ही तो नहीं चाहता, इसीलिए तो कहता हूँ नादिर अपना मुस्तकबिल बना ले तो हम भी चुपके से ये कस्बा छोड़ दे। अभी कहाँ नादिर के अब्बा, अभी तो उसके बड़ा होने में बड़े बरसों पड़े हैं। हाँ ये तो है, हम भी अभी से क्या बातें लेके बैठ गए। बच्चों का खेल खत्म हो चुका था। अपनी अपनी कुर्सियाँ उठाकर तमाम बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। सब बच्चों को रुखसत करने के बाद नादिर अपने बाप के पास आकर बैठ गया। ये तुमने खूब खेल निकाला है, मुंशी सिराज ने नादिर से कहा। मुझे सब खेलों में ये खेल अच्छा लगता है। अब तुम ऐसा करो, खूब मेहनत करो, पढ़ लिख के वकील बन जाओ, फिर असली अदालत से जाना। नहीं अब्बा, मैं वकील नहीं बनूंगा, मुझे तो गवाह बनना अच्छा लगता है। मुंशी सिराज को हंसी आ गई। ये जरूरी तो नहीं कि तुम हर वाक़े को अपनी आंख से देखो और गवाही देने के लिए अदालत में पहुंच जाओ, जबकि वकील हर वक्त अदालत में होता है और उसकी इज्जत भी ज्यादा होती है। वो अपने इल्म से गवाह की गवाही को झुठला भी देता है। ये बात नादिर की समझ में आ गई और उसने वादा किया कि वो बड़ा होके वकील बनेगा। रात को जब वो सोने के लिए लेटा तो एक ही ख्याल उसके दिमाग में था कि वो बड़ा होके वकील बनेगा। मुंशी सिराज दूसरे दिन हवेली पहुंचा तो शहर से 2 वकील आए बैठे थे। चौधरी ने उसे बताया कि ये अदालत से बेदखली के कागजात लेके आए हैं। अब करीम की बेवा का अपनी जायदाद और जमीन पे कोई हक नहीं रहेगा। चौधरी साहब, वो मकान तो उस बेवा के पास ही रहने ने जिसमें वो रहती है। मुंशी सिराज ने कहा। वो है और उसकी बेटी है, कहीं भी रह लेंगी। इतने बड़े घर का क्या करेंगी? अपनी जवान लड़की को लेके कहाँ मारी मारी फिरेगी? मुंशी सिराज ने हाथ जोड़ के कहा। मुंशी, अपनी हैसियत में रहकर सिफारिश किया करो। ये मत भूलो कि कर्ज के कागजात तुमने ही तैयार किए थे। वो तो ठीक है चौधरी साहब, आपका दावा भी दुरुस्त है। मैं तो मेहरबानी की बात कर रहा था। अगर मेहरबानी हो जाती है। मेहरबानी की उसने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। हमने तो कहा था कि अपनी बेटी की शादी हमसे कर दे, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुई। मुंशी की इस दलील के बाद मजीद कुछ बोलना उसके अपने हक में बेहतर नहीं था, लिहाजा वो चुप हो गया। उसे मालूम था कि वो नौजवान लड़की हरगिज चौधरी के लायक नहीं थी, लेकिन वो चौधरी की मुखालिफत कैसे कर सकता था। तुम इन वकीलों के साथ जाओ और करीम की बेवा को ये कागजात पढ़ के सुना दो। वो सिर्फ 15 दिन अपने घर में रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मुंशी सिराज को बादल नख्वास्ता उन वकीलों के साथ जाना पड़ा। खैरुन्निसा की माँ, मैंने चौधरी को बहुत समझाया, लेकिन तुम्हारे शौहर ने उससे कर्ज लिया था। उसके बदले में वो तुम्हारी जायदाद लेना चाहता है। अदालत से उसने इजाजत भी ले ली है, लिहाजा अब तुम ये मकान खाली कर दो। मुंशी सिराज, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि करीम ने कोई कर्ज नहीं लिया था, फिर भी तुम नाहक उसका साथ दे रहे हो। उसने वाकई कर्ज लिया था, दस्तावेज मौजूद है, सब जाली है। इसके बनाने वाले तुम खुद हो। खुदा के लिए मुझ बेवा पे रहम खाओ।
जब मर जाओगे तो ये चौधरी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। चंद रुपयों के लिए तुम मेरी बद्दुआएं मत लो। कह दो कि ये सब झूठ है। अगर तुम समझती हो कि ये झूठ है तो अदालत में चली जाओ। मैं बेवा औरत कहाँ अदालतों के चक्कर काटती फिरूंगी। तो फिर चुप होके बैठ जाओ, मुझे क्यों झूठा बनाती हो। मुंशी सिराज ने चौधरी का पैगाम उसे पहुंचा दिया और उसके आंसुओं में से रास्ता बनाता हुआ वापस आ गया। रात हुई तो वो बेवा और उसकी बेटी मुंशी सिराज के घर आई। मकसद यही था कि उससे मदद तलब की जाए। मुंशी के लिए ये निहायत कड़ा इम्तिहान था। अगर वो ये कहता कि कागजात जाली हैं तो झूठा भी करार पाता और चौधरी का अताब भी नाजिल होता। वो औरत कमजोर थी, इसलिए उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। मुंशी सिराज बहुत सोच समझ कर अपनी बात पर डटा रहा। वो औरत रोती पीटती वापस चली गई। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मुंशी सिराज की बीवी ने कहा। जब तुम सच बोलते हो तो तुम्हारा चेहरा ही कुछ और होता है। इस वक्त तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि उस औरत के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? मैं डरता हूँ उससे नहीं डरते, लेकिन चौधरी से तो डरते हो। उसकी वजह से झूठ बोल रहे होगे। 1000 मर्तबा कहा है तुम मेरे मामले में मत पड़ो। झूठ बोलूं या सच कहूं मेरी मर्जी। तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? ये तुम्हारा मामला नहीं है नादिर के अब्बा। अगर उसकी बद्दुआ लग गई तो हम सभी तबाह बर्बाद होंगे। सिर्फ मैं नहीं, अभी तक किसी की बद्दुआ नहीं लगी। ये बड़ी आई बद्दुआ देने वाली। मुंशी सिराज ने खसियानी हंसी हंसते हुए कहा, ऐसा मत कहो नादिर के अब्बा। क्या पता किस वक्त किसकी हाय लग जाए। अल्लाह से इस बात की पनाह मांगते रहना चाहिए। मुंशी सिराज बीवी के सामने भी ये इकरार नहीं कर सका कि वो कागजात जाली है। वो उस औरत की आहोजारी से दुखी जरूर हुआ था, लेकिन बीवी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं की थी। वो औरत शोर मचाती रही, लेकिन चौधरी और उसके आदमियों के आगे उसकी एक नहीं चली और उसे अपने घर से दस्तबरदार होना पड़ा। चौधरी के मुंह को तो खून लग चुका था। ऐसे मजालिम उसका मशगला बन गए थे और मुंशी उसके हर जुर्म में शरीक और दस्तेराज बना होता था। उसके ज़मीर ने पहले पहले उसे बहुत समझाया, लेकिन अब तो वो इसका आदी हो चुका था। वो चौधरी का मुंह चढ़ा था, इसलिए सब लोग उससे डरते भी थे। चौधरी की तरफ से इनामो कराम भी उसे बहुत मिलता था। ये झूठी शान और दौलत का लालच उसे आमादा करता था कि वो चौधरी का साथ देता रहता। हालांकि उसकी बीवी उसे डराती रहती थी कि कहीं किसी मजलूम की आह ना लग जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसने भी सब्र कर लिया था और मुंशी सिराज को कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वक्त गुजरता जा रहा था, चौधरी के मजालिम जारी रहते जा रहे थे। मुंशी सिराज उन मजालिम में बराबर का शरीक था। नादिर अब 8वीं क्लास में आ गया था। मुंशी सिराज को ये फिक्र होने लगी कि उसे शहर किस तरह भेजे। गांव में सिर्फ हाई स्कूल तक तालीम हो सकती थी। मैट्रिक करने के बाद उसे बहरहाल कस्बे से बाहर जाना पड़ता। उसे चौधरी का इल्म था, लेकिन उसने चौधरी को इतना खुश कर दिया था कि ये उम्मीद भी थी कि चौधरी उसकी बात को टालेगा नहीं। अब सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार था जब नादिर मैट्रिक कर ले। इंसान सोचता कुछ और है, लेकिन होता कुछ और है। चौधरी के साथ नाव नोश में शरीक होने के बाद मुंशी सिराज रात गए घर पहुंचा। शराब का नशा अभी तक उसके बदन में हलचल मचाए हुए था। इस आलम में वो 1000 मर्तबा घर पहुंचा था, लेकिन आज आलम ही दूसरा था। ऐसे मालूम होता था जैसे वो हवा में चलने की मश्क कर रहा हो। उसकी बीवी ने बड़ी मुश्किल से उसे बिस्तर तक पहुंचाया और दीवार को समझाने बैठ गई। चौधरी की सोहबत ने तुम्हें कहीं का नहीं रखा। क्यों अपनी सेहत के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो? तुम्हें ना हमारा ख्याल है ना नादिर की आवारगी का। तुम्हें मालूम है वो अभी से सिगरेट पीने लगा है। स्कूल से उसकी रोज शिकायतें आती हैं। तुम या तो घर में नहीं होते या होश में नहीं होते। कहूँ तो किससे कहूँ? दीवारें जवाब नहीं देती।
मुंशी सिराज के पास भी उसकी किसी बात का जवाब नहीं था। उसे तो शायद ये भी मालूम ना हो कि वो कहाँ है और कौन उससे बातें कर रहा है। उसकी बीवी जब खुद ही बोलते बोलते थक गई तो उसे उसके हाल पे छोड़ के सोने के लिए लेट गई। सुबह हुई तो वो नादिर को स्कूल भेजने के बाद घर के काम धंधों में लग गई। फिर उसे अचानक मुंशी सिराज का ख्याल आया। बेचारा भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, उसे उठा के कुछ खिला पिला तो दूं। ये सोच के वो उसके बिस्तर की तरफ गई। वो उसी तरह से बेसुध पड़ा हुआ था। जिंदगी के आसार बस इतने थे कि सांस चल गई थी। वो कुछ देर उसे होश में लाने की कोशिश करती रही, फिर घबरा के बाहर की तरफ भागी। घर के करीब ही एक डॉक्टर बैठता था। वो तकरीबन भागती हुई गई और डॉक्टर को बुला के ले आई। इन पर फालिज का हमला हुआ है, फौरन शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। देर हो गई तो इनकी जान को खतरा हो सकता है, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर साहब, मैं अकेली औरत इन्हें कैसे ले जाऊं? मैंने तो कभी शहर देखा भी नहीं है कि कैसा होता है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरे साथ चले। आपके मियाँ तो चौधरी साहब के खास आदमी है, उनसे जाके कहे, उनके पास सवारी भी है, आदमी भी है और ताल्लुकात भी हैं। उनकी वजह से इनका बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा। बात तो माकूल थी। मुंशी सिराज की बीवी की समझ में फौरन आ गई। उसने उसी वक्त नादिर को स्कूल से लिया और चौधरी की हवेली पहुंच गई। हवेली में अभी लोग सोकर भी नहीं उठे थे। उसने बहुत शोर मचाया। मुंशी सिराज की खतरनाक हालत का रोना रोया, लेकिन चौधरी के कारिंदों ने उसे डांट दिया। चौधरी साहब सो के उठेंगे तो मुंशी को जरूर शहर ले जाएंगे, लेकिन अभी वो सो रहे हैं। एक दिन नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा? मुंशी ने उनके हजारों काम किए हैं, वो उसका एक काम नहीं कर सकते। मुंशी ने अगर काम किए हैं तो तनख्वाह भी ली है। मालिक का भी ये काम है कि अपने नौकरों की मदद करें। चौधरी साहब मदद से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें उठाएगा कौन? मैं उठाती हूँ, तुम मुझे उनके पास ले चलो। पागल हो गई हो क्या? अपने साथ हमें भी मरवाओगी? आखिर एक बूढ़े मुलाजिम से उसकी हालत नहीं देखी गई। बेटी तुम इंतजार करो, चौधरी को मैं इत्तला करता हूँ। वो और नादिर एक तरफ बैठकर इंतजार करने लगे। उस हवेली की एक एक ईंट पर उसे खुदगर्जी की तहरीरें साफ नजर आ रही थी। इस हवेली के लिए मुंशी सिराज ने क्या नहीं किया था, लेकिन आज चौधरी के आराम का ख्याल सबको है। मुंशी की किसी को परवाह भी नहीं है। इन ख्यालों में गुम हुए उसे कितनी देर गुजर गई, इसका अंदाजा उसे उस वक्त हुआ जब नादिर बैठे बैठे थक गया। अम्मा, हम कब तक इंतजार करेंगे? आओ चलो, हम खुद ही कुछ इंतजाम करते हैं। हाँ बेटा चल, तेरे बाप ने यहाँ बेकार अपनी जवानी गारत की। वो उठ के खड़ी हुई थी कि वो बूढ़ा मुलाजिम वापस आ गया। चौधरी साहब सोकर उठ गए हैं, तैयार हो जाओ, बस वो अभी आते ही हैं। उसने भी सोचा कि जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ कुछ देर और सही, चौधरी आ जाएगा तो मुंशी का इलाज अच्छी तरह हो सकेगा। वो फिर बैठ गई। चौधरी की तैयारी ने उसे थका दिया था। वो एक मर्तबा फिर उठने की तैयारी कर रही थी कि चौधरी के आने का शोर मच गया। वो कभी चौधरी के सामने नहीं आई थी, लेकिन आज की बात और थी। उसका शौहर मुर्दों की तरह घर में पड़ा हुआ था, फिर उसे अपना होश कैसे रहता? वो चादर संभालना भी भूल गई। क्या हुआ हमारे मुंशी को? चौधरी ने आते ही पूछा। इन बेवकूफों ने मुझे उठाया ही नहीं, वरना मैं उसी वक्त उठ जाता। आखिर वो हमारा आदमी है। मुंशी की बीवी को चौधरी का यह अंदाज अच्छा मालूम हुआ। वो कितना हमदर्द है, इसके नौकर ही खराब है, जलते होंगे मुंशी से। चौधरी ने अपने 2 मुलाजिमों को साथ लिया और मुंशी के घर पहुंच गया। मुंशी सिराज अभी भी उसी तरह बेसुध पड़ा था। उसकी बीवी को अब उम्मीद हो गई थी कि चौधरी आ गया है, अब मुंशी का इलाज हो जाएगा। चौधरी के मुलाजिमों ने मुंशी सिराज को उठाकर जीप में लिटा दिया। तुम घर में बैठो, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। मुंशी को हम खुद शहर लेकर जाएंगे, चौधरी ने मुंशी की बीवी से कहा। उसने भी ये सोचा कि वो जाके क्या करेगी, अलबत्ता नादिर को उसने भेज दिया। दोपहर गुजर गई, शाम आ गई, फिर रात हो गई।
कोई लौट कर नहीं आया। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन उसे ये इत्मीनान था कि चौधरी साथ है, वो सब संभाल लेगा। रात ने आहिस्ता आहिस्ता गुजरना शुरू कर दिया। मोहल्ले की कुछ औरतें शाम तक उसके साथ थी। अब वो भी उठ के चली गई। वो घर में अकेली भी थी, परेशान भी थी। उसे पहली मर्तबा ये एहसास भी हुआ था कि मोहल्ले के लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते। यहाँ किसी पे कोई ज़रा सी मुसीबत पड़ जाए तो सब लोग मदद को पहुँच जाते हैं, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आया था। जो 2-4 औरतें आ गई थीं, उनका अंदाज भी बस रस्मी सा था। रिश्तेदारों ने तो पहले ही नाता तोड़ लिया था। ये सब चौधरी की वजह से हुआ था। चौधरी से लोग खुश नहीं थे और मुंशी चौधरी का खास आदमी समझा जाता था। मुंशी ठीक होके आ जाए, फिर मैं उससे कहूँगी कि अब चौधरी का साथ छोड़ दे। वो तो बड़ा आदमी है, अपने काम निकाल लेता है, लेकिन हमें तो कदम कदम पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वो बड़ी बेचैनी से किसी खबर का इंतज़ार कर रही थी। कभी लेट जाती, कभी उठ के टहलने लगती। आंखों आंखों में रात कट गई। फजर की अजान बुलंद हुई। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी और वुज़ू करके नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई थी कि उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके दरवाजे के सामने कई गाड़ियां एक साथ आकर रुकी हों। फिर कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ भी आई। अब इसमें क्या शक था कि मुंशी सिराज अस्पताल से वापस आ गया है। वो भागती हुई गई और दरवाज़ा खोल दिया। चौधरी की जीप थी, उसके पीछे अस्पताल की एम्बुलेंस खड़ी थी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। कुछ लोग नादिर को सहारा दिए हुए लेकर आए, जो बुरी तरह से रो रहा था। ये रो क्यों रहा है? इस ख्याल के साथ ही पूरी बात उसकी समझ में आ गई। इससे पहले कि उसे कोई कुछ बताता, उसे सब मालूम हो गया। देखते ही देखते उसका घर औरतों से भर गया। मुंशी की लाश सफेद कफन में लिपटी सहन में रखी हुई थी। वो इतना रोई कि डॉक्टर ने इंजेक्शन देके उसे सुला दिया। दोपहर के करीब वो होश में आई। यही वो वक्त था जब लोग मुंशी की मैयत को कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वो नादिर को गले लगा के खूब रोई और फिर हमेशा के लिए तन्हा हो गई। मुंशी सिराज ने ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मुंशी सिराज जब जिंदा था तो अपनी हर बेराह रवी के बावजूद नादिर की तरफ से गाफिल नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वो उसे मैट्रिक के बाद शहर भेज देगा और उसे वकील बनाएगा। उसे शक था कि चौधरी मुखालिफत करेगा, लेकिन उसने तहैया कर लिया था कि वो मुखालिफत के बावजूद उसे कस्बे से बाहर भेजेगा। नादिर अब मैट्रिक में आया था तो इरादा करने वाला ही रुखसत हो गया था। मुंशी सिराज की बीवी जब शौहर की मौत के सदमे से बाहर आई तो उसे नादिर का ख्याल आया। नादिर का बाप उसे वकील बनाना चाहता था। वो उसकी आरज़ू ज़रूर पूरी करेगी। उसका बाप इतनी दौलत छोड़ के मरा है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगा। बाप के मरने के बाद नादिर को भी ये एहसास शिद्दत से हुआ कि अपनी माँ का वही सहारा है। इसलिए वो भी अब दिल से चाहता था कि जल्द अज जल्द कम से कम मैट्रिक कर ले। उसकी माँ ने उससे कह दिया कि मैट्रिक करने के बाद वो छुपके से शहर चले जाएंगे। अभी मैट्रिक की मंजिल दूर थी कि चौधरी के पैगाम आने लगे। वो नादिर को अपने पास मुलाजिम रखना चाहता था। फिर एक दिन वो खुद चल के आ गया। मैंने सिराज मरहूम से भी कह दिया था कि मैं नादिर को कस्बे से बाहर नहीं जाने दूंगा। आपसे भी यही कह रहा हूँ। मुंशी की रूह को तसल्ली उस वक्त होगी जब नादिर मेरी हवेली पे पहुंच जाएगा। चौधरी साहब, अभी उसकी नौकरी की उम्र कहाँ है? नादिर की माँ ने कहा। मुंशी जब मेरे पास आया था तो सिर्फ 8वीं पढ़े हुए था। नादिर तो फिर 10वीं में आ गया है और फिर यतीम बच्चों को तो मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। मैं तो फिर इसे इज्जत की नौकरी दूंगा। चौधरी साहब, वो यतीम ज़रूर है लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। इसे मजदूरी की क्या ज़रूरत है? नादिर की माँ, ये सोच लेना कि मुंशी जो कुछ तुम्हारे पास छोड़ के गया है वो मेरा ही दिया हुआ है। चौधरी खुले लफ्जों में धमकी दे रहा था।
नादिर की माँ सर से पांव तक काम गई। चौधरी साहब, मेरी ख्वाहिश है कि वो मैट्रिक कर ले, उसके बाद उसे आप ही के पास नौकरी करनी है और कहाँ जाना है। चलो ठीक है, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं, चौधरी ने कहा और बात खत्म हो गई। मुंशी की बीवी हर कीमत पर नादिर को चौधरी की सोहबत से बचाना चाहती थी। इस धमकी के बाद उसके लिए जरूरी हो गया था कि वो चुपके से ये बस्ती छोड़ देती। उसके पास सिर्फ इतनी मोहलत थी कि नादिर मैट्रिक कर ले। उसने नादिर को भी अपने फैसले से आगाह नहीं किया था। उसे डर था कि कहीं बात फैल ना जाए। वो बड़ी खामोशी से तैयारी कर रही थी। तैयारी तो आसान थी, लेकिन वो ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि ये मकान छोड़ के कैसे जाएगी। फिर उसने यही सोचा कि मकान को ताला लगाकर चली जाएगी। जब नादिर वकील बन जाएगा तो हम फिर इस मकान में आ जाएंगे। चौधरी नादिर का क्या बिगाड़ लेगा, वो तो उस वक्त तक वकील बन चुका होगा। उसका बाप कहा करता था कि वकील से पुलिस भी डरती है, ये चौधरी क्या चीज है। नादिर ने इम्तिहान दिया और वो पास भी हो गया। अब उसकी माँ को अपने मंसूबे पे अमल करना था। अब ये भी जरूरी था कि वो नादिर को एतमाद में ले। उसने नादिर को बता दिया कि वो उसकी पढ़ाई के लिए ये बस्ती छोड़ रही है। नादिर को भी वकील बनने की ऐसी धुन समाई थी कि फौरन तैयार हो गया। अपनी माँ की तरह वो भी ये समझ रहा था कि शहर पहुंचते ही वकील बन जाएगा। नादिर की माँ को एक दिन खबर मिली कि चौधरी शिकार पे जा रहा है। ये मुनासिब मौका था कस्बे से निकलने का। इस मौके पर उस डॉक्टर ने उनकी मदद की जो मुंशी सिराज को देखने आया था और शहर के अस्पताल में ले जाने का मशवरा दिया था। शहर में उसका एक भाई रहता था। उसने अपने भाई का पता उन्हें दिया कि जब तक तुम्हारे रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाएगा वो तुम्हें अपने पास ठहरा लेगा। इफ़्फ़त बानो ने अल्लाह का नाम लिया और नादिर को अपने साथ लेकर शहर आ गई। ये दुनिया उन दोनों के लिए नई भी थी और अजीबो गरीब भी, लेकिन डॉक्टर की मार्फत उन्हें एक सहारा मिल गया था, इसलिए इत्मीनान भी था। नादिर, ये होता है शहर, यहाँ तो बहुत से लोग रहते हैं, हाथ पकड़ ले कहीं गुम ना हो जाना। नादिर की माँ ने लोगों की भीड़ भाड़ को देखते हुए कहा, खुदा करे यहाँ का चौधरी अच्छा हो। यहाँ कोई चौधरी नहीं होता। फिर तो अच्छा है, कोई तुझे नौकरी के लिए नहीं कहेगा। तू खूब पढ़ना। तुम बातें ही करती रहोगी या चलोगी भी? अभी डॉक्टर के भाई का पता भी ढूंढना है, नादिर ने कहा। इतनी भीड़ में उनका घर मिलेगा कैसे? मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये कागज दिखा के किसी से मालूम कर लेना, इस पे उनका पता लिखा हुआ है। तो फिर दिखा ना किसी को। नादिर को ये देखकर ताज्जुब हुआ कि उसने एक आदमी को पर्चा दिखाया और उसी ने पता बता दिया। ये तो कोई बहुत ही मशहूर आदमी मालूम होते हैं, इन्हें तो सब जानते हैं। नादिर ने कहा, ये तो है अम्मा, लेकिन वो आदमी कह रहा था कि ये जगह यहाँ से बहुत दूर है। ये जो मोटर खड़ी है ना, हमें इसमें जाना पड़ेगा। ये हमें क्यों लेके जाएगा? हमें तो जानता तक नहीं है ये। एक तो तुम समझती नहीं हो, इसे यहाँ टैक्सी कहते हैं। ये हमसे किराया वसूल करेगा और हमें छोड़ाएगा। नादिर ने टैक्सी वाले से बात की। टैक्सी में सामान रख दिया। टैक्सी वाले ने उन्हें एक ऐसे इलाके में पहुंचा दिया जहां दूर तक कच्चे पक्के मकान फैले हुए थे। इलाका तो यही है, अब मकान तुम खुद ढूंढ लो, टैक्सी वाले ने कहा। भैया, हम कहाँ ढूंढेंगे मकान, तुम ही ढूंढ दो, नादिर की माँ ने कहा। टैक्सी में बैठ के ढूंढोगी तो किराया बहुत हो जाएगा, टैक्सी वाले ने कहा। तुम किराए की परवाह मत करो, पैसे हमारे पास बहुत है, बस तुम मकान ढूंढ के दे दो, जैसे तुम्हारी मर्जी, टैक्सी वाले ने कहा और एक गली में दाखिल हो गया। किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा घूमना नहीं पड़ा और मकान मिल गया। ये तो कोई गरीब आदमी मालूम होते हैं। नादिर ने मकान की हालत देखकर कहा, हमें क्या लेना, बस अच्छे लोग हों, नादिर की माँ ने कहा। इससे पहले कि वो दस्तक देते, एक आदमी खुद ही बाहर निकला, शायद किसी काम से बाहर आया था। दरवाजे पर एक लड़के और एक औरत को देख के ठठक गया। हमें डॉक्टर जावेद ने आपके पास भेजा है और ये खत भी दिया है आपको देने को। उस आदमी ने वो खत दिया, वहीं पे खड़े खड़े उसे पढ़ लिया।
आइए आप लोग अंदर आ जाइए। उस घर में एक औरत और 2 नौजवान लड़कियां उनके मुंतजर थी। उन लोगों की मेहमान नवाजी देखकर अंदाज़ा हुआ कि वो लोग अच्छे भी हैं और डॉक्टर जावेद से मोहब्बत भी करते हैं। घर का सरबराह स्कूल मास्टर था, लिहाजा ये मसला तो हल हो गया कि नादिर की तालीम का क्या होगा। उन्होंने पहले ही दिन वादा कर लिया कि वो नादिर का दाखिला किसी अच्छे कॉलेज में करवा देंगे। कुछ दिन उस घर में गुजारने के बाद नादिर की माँ ने अपने रहने के लिए किराए का एक मकान ले लिया। एक कॉलेज में नादिर का दाखिला भी हो गया। नादिर की माँ ये समझ रही थी कि बस शहर पहुँचते ही वो वकील बन जाए, लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि इसमें कई साल लग जाएंगे तो उसे फिक्र लाहक हुई। जो थोड़ी बहुत रकम वो अपने साथ लाई थी उससे कब तक गुजारा होता। नादिर का तालीम का खर्चा पूरा करने के लिए उसने एक फैक्ट्री में मुलाजिमत कर ली। नादिर पहले 2 साल तक तो खूब दिल लगा कर पढ़ता रहा, लेकिन फिर उसे बुरी सोहबतें रास आ गईं। मोहल्ले में कई लड़के ऐसे थे जो नशे के आदी थे। नादिर का उनके पास उठना बैठना हुआ तो वो भी नशा करने लगा। माँ तो सुबह की गई शाम को वापस आती थी, निगरानी करने के लिए कोई और था ही नहीं। लिहाजा नादिर उस राह पर चला तो चलता ही चला गया। वो वकील बनने आया था और नशे का शिकार होकर रह गया। उसकी माँ उसकी हालत से बेखबर उसे वकील बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। उसका ये हाल था कि कई महीने से स्कूल नहीं गया था और वो अनपढ़ औरत ये समझ रही थी कि इम्तिहान हो रहे हैं और वो हर इम्तिहान में पास भी हो रहा है। वो जितने पैसे मांगता उसे कहीं ना कहीं से दे देती कि पढ़ाई का हर्ज ना हो। ये राज ही रहता, लेकिन नादिर की गिरती हुई सेहत ने उसे फिक्रमंद कर दिया। वो फिर भी यही समझती रही कि पढ़ाई की मेहनत ने उसकी सेहत बर्बाद कर दी है, लेकिन मोहल्ले के एक आदमी ने मेहरबानी की कि उसे नादिर की हरकतों से आगाह कर दिया। उसने तो सर पीट लिया। वो उसे यहाँ किस लिए लाई थी और वो क्या बन गया। उसे मुंशी सिराज याद आ गया। नशे की आदत ने उसे किस तरह वक्त से पहले मौत की नींद सुला दिया और अब उसका जिगर गोशा भी उसी राह पे जा रहा था। उसने सोचा वो नादिर से बात करेगी, कुछ नहीं हुआ तो वो ये मोहल्ला बदल देगी या फिर ये शहर छोड़ के वापस अपने कस्बे चली जाएगी। वो उस वक्त तक रोती रही जब तक नादिर घर में नहीं आ गया। क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे तेरे बाप की मौत ने इतना नहीं रुलाया जितना तेरी वो जिंदगी रुला रही है जो तू गुजार रहा है। क्या हुआ मेरी जिंदगी को? जरा आईने में अपनी शक्ल देख। ऐसे होते हैं जवान पूत। तुम वकालत को समझती क्या हो? पढ़ पढ़ के मेरा ये हाल हो गया है। मुझे नहीं बनाना तुझे वकील। चल वापस अपने कस्बे अपने घर पे चलते हैं। माँ, वो चीखा, आइंदा वहाँ चलने का नाम भी ना लेना। मैं चौधरी के तलवे नहीं चाट सकता। यहाँ जो जिंदगी गुजार रहा है इससे तो अच्छा है कि चल के चौधरी के तलवे चाट ले। कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ मुझे सब मालूम हो चुका है। तू नशा करने लगा है। जब मालूम हो ही गया है तो पूछती क्यों हो? इसलिए पूछती हूँ कि क्या इसलिए तुझे यहाँ लेके आई थी? मेरा तो अरमान था कि तू वकील बनेगा। कोई फायदा नहीं है वकील बनने का। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जरा अदालतों में जाके देखो कितने वकील बेकार घूमते फिरते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ वापस चल। तुम चली जाओ, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा, नादिर ने कहा और घर से निकल गया। अब बात खुली गई थी तो उसकी माँ ने उसे मौका बेमौका समझाना शुरू कर दिया। कभी वो ठंडे दिल से बात सुनता, कभी गुस्से में आ जाता। नतीजा ये हुआ कि माँ की नसीहतें चुपके चुपके उसके दिल पे असरअंदाज होने लगी और वो नशा छोड़ने पे तैयार हो गया। लेकिन अब वो नशे का इतना आदी हो चुका था कि बाकायदा इलाज के बगैर नशा उससे छूट नहीं सकता था। इफ़्फ़त बानो उसे अस्पताल में ले गई, उसे दाखिल करवा दिया ताकि उसका नशा छूट जाए। नादिर अपना इलाज मुकम्मल करवाने के बाद घर आया तो उसका नशा छूट चुका था, लेकिन यह अंदेशा था कि अगर वो इसी मोहल्ले में रहा और यहाँ के दोस्तों से छुटकारा ना मिल सका तो मुमकिन है बुरी आदतों का फिर से शिकार हो जाए।
اس لیے احتیاط کے طور پر انہوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا۔ نادر کو نشے کی لت سے تو چھٹکارا مل گیا تھا، لیکن پڑھائی کی طرف سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب اس کی ماں نوکری کر رہی تھی اور وہ دن بھر گھر میں پڑا رہتا تھا۔ اس کی ماں کو یہ فکر تھی کہ اگر وہ اسی طرح خالی گھومتا رہا تو پھر کسی غلط صحبت کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کی ماں اسے روز نوکری ڈھونڈنے کے لیے کہتی۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن نوکری تھی کہاں جو اسے ملتی۔ بس بہت ہو چکا، اب مجھ سے نہیں ہوتی نوکری، جب بھوکے مرو گے تو خود ہی ہاتھ پاؤں چلاؤ گے۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، اماں مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا ہے بیکار بیٹھنا، لیکن نوکری ملتی ہی نہیں ہے، میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں۔ میں نے سوچا تھا تجھے وکیل بناؤں گی، اور یہاں نوکری کے لالے تک پڑے ہوئے ہیں، کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ چل اپنے گھر چلتے ہیں۔ وہ جب پریشان ہوتی تھی تو واپس چلنے کی دھمکی دیتی تھی۔ نادر شہر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ڈر بھی جاتا تھا۔ اس وقت بھی دھمکی کارآمد ہو گئی۔ وہ ماں کے گلے سے لگ گیا۔ اماں، میں نے ایک جگہ بات کی ہے، جلد ہی نوکری مل جائے گی۔ اس نے کہیں بات نہیں کی تھی، نوکری ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، اس نے محض بہانہ کیا تھا، لیکن اپنی بات سچ کر کے دکھانے کے لیے اسے کوشش بھی کرنی تھی۔ وہ اسی کوشش میں گھر سے نکلا، اپنے خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا کہ ایک گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کار والا اگر بریک نہ لگاتا تو وہ کار کے نیچے آ چکا ہوتا۔ ابے کیا خودکشی کرنے نکلا ہے؟ کار میں بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ اندھے ہو کے خود چلاتے ہو اور دوسروں کو کہتے ہو، نادر نے بھی چیخ کے کہا۔ پھر اسے خیال آیا جیسے اس نے اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے۔ پھر اس کا کالا کوٹ دیکھ کے اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ آپ تو وہی ہیں جو چودھری نذر محمد کے گھر آتے تھے، نادر نے کہا۔ کون چودھری نذر؟ ارے وہی قصبہ جلال پور والے چودھری۔ ہاں میں وہی ہوں، لیکن تم کون ہو؟ ارے آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں منشی سراج کا بیٹا نادر علی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم میری گاڑی کے نیچے آ جاؤ۔ وکیل صاحب نے جان بوجھ کے تھوڑی ٹکرایا تھا۔ چل ٹھیک ہے، آئندہ دیکھ کے چلنا۔ اس آدمی نے بظاہر بات ختم کر دی، لیکن نادر ابھی تک گاڑی کا دروازہ پکڑ کے کھڑا تھا۔ وکیل صاحب ایک بات کہوں؟ نادر نے کہا۔ میں نوکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، مجھے کہیں نوکری دلوا دے۔ کیسی نوکری چاہیے تجھے؟ کیسی بھی ہو، بس مجھے تو تنخواہ سے مطلب ہے۔ اچھا یہ کارڈ رکھ لے، کسی وقت آ کے مل لینا۔ وہ دوسرے ہی دن ان کے شاندار دفتر میں پہنچ گیا، پھر کئی دن تک مسلسل جاتا رہا۔ بالآخر ایک دن انہوں نے اس کے لیے نوکری تو نہیں، لیکن ایک کام نکال دیا۔ تم اس آدمی کے پاس نوکری کے لیے گئے تھے، وکیل نے ایک فوٹو اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ میں تو اس کے پاس کبھی بھی نہیں گیا، نادر نے کہا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سنتے جاؤ، وکیل نے کہا۔ اس آدمی نے تمہیں اس لڑکی سے ملوا دیا تھا۔ وکیل نے ایک لڑکی کا فوٹو اسے دکھایا۔ اس کے بعد اس آدمی نے تمہارے سامنے 10,000 روپے رکھے تھے اور کہا تھا کہ اس لڑکی کو قتل کر دو، تو وہ یہ 10,000 روپے تمہیں دے دے گا۔ تم نے انکار کر دیا تھا۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، وہ یہ کام کسی اور سے کروا لے گا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس آدمی کے خلاف قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، تمہیں عدالت میں اس کے خلاف گواہی دینی ہے اور یہ سب باتیں کہنی ہیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں۔ نادر کو اپنے بچپن کا وہ کھیل یاد آ گیا جس میں وہ فرضی عدالت بناتا تھا اور وہ گواہ بنا کرتا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ اس کام کے میں تمہیں پورے 5,000 دوں گا، بولو کیا کہتے ہو؟ وکیل نے کہا۔ 5,000 کی رقم اس کے لیے اتنی تھی کہ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ عدالت میں اس نے اتنی مہارت اور اعتماد سے گواہی دی کہ وکیل خود حیران رہ گیا۔ مخالف وکیل کی جرح کے جواب میں اس نے ایسی شاندار تقریر کی کہ بذات خود چھوٹا موٹا وکیل معلوم ہوتا تھا۔ اس جھوٹی گواہی کے بعد اس کے ضمیر نے ملامت ضرور کی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عدالت کے باہر ایسے کئی لوگ گھوم رہے ہیں جو معاوضہ لے کے حلف اٹھاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو اس نے اپنے ضمیر کو تھپک
थपक के सुला दिया। कुछ दिन बाद उसे एक और मुकदमे में गवाही देनी पड़ी और इसके बाद एक सिलसिला सा चल निकला। अदालत में सब जानते थे कि वो पेशावर है, मगर ये भी सबको मालूम था कि यहाँ इसी तरह होता है, इसीलिए कभी कोई एतराज़ नहीं उठा। मुखालिफ वकील भी किराए के गवाह लाते थे, इसलिए वो भी एतराज़ नहीं कर सकते थे। ये एक कारोबार था जो बड़ी सरगर्मी से चल रहा था। जैसे अस्पतालों में मुआवजा लेके खून देने वालों की कतारें होती हैं, नादिर की ये खूबी थी कि वो मुखालिफ वकील की जिराह से आजिज़ नहीं होता था। मरूब होना तो उसने सीखा ही नहीं था। वो इन अदालतों को भी अपने बचपन का ही एक खेल समझ रहा था। अब हर एक वकील चाहता था कि किसी तरह से उसे तोड़ लिया जाए। उसे कत्ल के एक मुकदमे में बतौर गवाह पेश होना था। इस गवाही के लिए उसने भारी मुआवजा तलब किया था। वो भी घर में आया ही था कि एक आदमी उससे मिलने आया। आप सेठ मुराद के खिलाफ गवाही दे रहे हैं? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, मुझे सेठ मुराद ने भेजा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे हक में गवाही दें। मैं जब्बार एडवोकेट के लिए काम करता हूँ। हमें मालूम है जितना मुआवजा आपने उनसे लिया है, हम उसका 10 गुना आपको देंगे। नादिर इस पेशकश पे सोच में पड़ गया। फिर उसने ये पेशकश कबूल कर ली। उसने जब्बार एडवोकेट से भी मुआवजा ले लिया, सेठ मुराद से भी ले लिया। अदालत में पेश हुआ तो उसकी गवाही बदल चुकी थी। चंद पेशियों के बाद सेठ मुराद बाइज्जत बरी हो गया। उसकी इस हरकत ने जब्बार एडवोकेट को बरहम कर दिया और उसने इसके साथ कारोबारी मुआहिदा ख़त्म कर दिया। लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका इतना नाम हो गया था कि उसके लिए काम की कोई कमी नहीं थी। अब वो लाखों में खेल रहा था। उसकी माँ ये समझ रही थी कि उसने ये सब कुछ हक हलाल की कमाई से बनाया है, इसलिए उसे अपने नादिर पर फख्र था। हर माँ की तरह उसे भी ये आरजू थी कि अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। अब नादिर के पास दौलत थी और दौलत हर ऐब को छुपा लेती है, लिहाजा कोई दिक्कत पेश नहीं आई। वो एक दिन खामोशी से अपने कस्बे जलालपुर चली गई और एक जगह पे नादिर की बात पक्की करके आ गई। 1 महीने बाद शादी हो गई। नादिर अब कस्बे में नहीं रह सकता था, लिहाजा बीवी के साथ शहर आ गया। नादिर ने अपने काम को माँ से तो छुपा लिया था, लेकिन बीवी से कोई बात छुपी नहीं रह सकती। उसे जब अपने शौहर के घिनौने काम का इल्म हुआ तो उसने नादिर के साथ रहने से इनकार कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि उसकी असलियत उसकी माँ पर भी खुल गई कि उसने अपनी झूठी गवाहियों से कैसे कैसे बेगुनाहों को सज़ा दिलवाई है। उसकी बीवी उसे छोड़कर तो नहीं गई, लेकिन उसकी माँ ने उससे ये वादा लिया कि अब वो ये काम छोड़ देगा। उसने भी सोचा कि बहुत दौलत कमा ली, अब वो इस रकम से कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकता है। वो एक दुकान खोल के बैठ गया, लेकिन वही मिसल है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। कभी कभी किसी भारी मुआवजे का लालच उसे अदालत की तरफ ले जाता था। अब चूंकि वो कारोबार कर रहा था, इसलिए उसकी बीवी को ये शक भी नहीं हो सकता था कि वो एक मर्तबा फिर अपने पुराने धंधे की तरफ लौट के आया। उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था। एक बेटी थी जो अब जवान हो चुकी थी। नादिर की बीवी ने शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, बस किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। एक ही बेटी थी उसकी, ना जाने कैसे कैसे अरमान उसके दिल में थे। उस रात नादिर देर से घर आया, आते ही सो गया। रात में किसी वक्त उसकी तबीयत खराब हुई। घर में गाड़ी मौजूद थी। उसकी बीवी और बेटी उसे लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उस पे फालिज का हमला हुआ है। बर वक्त देखभाल हो गई थी, लेकिन शायद अब उसके गुनाहों के अजाले का वक्त आ गया था। सुबह होते ही उस पे दूसरा हमला हुआ। ये हमला इतना शदीद था कि डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उसकी जुबान बंद हो गई और पूरा बदन मफलूज हो गया। उसकी बीवी समझती थी कि ये उसके गुनाहों का खुमियाजा है जो वो भुगत रहा है, लेकिन अब किसी से कुछ भी कहना बेकार था। अब तो उस जिंदा लाश की खिदमत करने में ही उसकी जन्नत थी। नादिर में इतनी सकत भी नहीं थी कि अपना हाथ भी हिला सके। फटी फटी आंखों से एक एक को तकता रहता था। कभी कभी
किसी अंदरूनी जज्बे के तहत आंखें भीग जाती थीं तो घबरा के आंखें बंद कर लेता था। अब उसकी बीवी के लिए शहर में रहना भी दोभर होने लगा था। नादिर ने जो कुछ जमा किया था वो उसके इलाज पे खर्च हो गया था। कोई हमदर्दी और मदद करने वाला भी नहीं था। इसलिए उसने यही सोचा कि इस जिंदा लाश को लेकर अपने मैके चली जाए। कस्बे में नादिर का घर मौजूद था जहां वो रह सकती थी। अभी उन्हें कस्बे में आए हुए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि नादिर की बीवी का एक रिश्तेदार उनसे मिलने आया। नादिर की बेटी रुखसाना उसे पहली ही नजर में भा गई। फिर वो रोजाना आने लगा। उसका नाम जब्बार था और उसका चाल चलन अच्छा नहीं था, लेकिन नादिर की बीवी को इस वक्त किसी हमदर्द की जरूरत थी, इसलिए वो उसे गवारा करती रही। कुछ ही दिन में जब्बार अपनी असलियत पे उतर आया। उसने रुखसाना के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब रुखसाना की तरफ से हौसला अफजाई नहीं हुई तो उसने शादी का पैगाम दे दिया। नादिर की बीवी अब इतनी मजबूर थी कि रुखसाना की शादी कहीं भी कर सकती थी, लेकिन जब्बार के साथ उसकी शादी करने का मतलब उसे कुएं में धकेलना था। लिहाजा उसने साफ इनकार कर दिया। बाजी, ये मत भूलो कि जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है कितने पैसे खर्च कर चुका हूँ। अगर तुमने 4 पैसे इस नीयत से खर्च किए थे तो लानत है तुम पर। तुम सीधी तरह रुखसाना की शादी मुझसे कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब्बार ने धमकी दी। शादी रुखसाना की मर्जी से होगी और वो तैयार नहीं है। ये सुनकर जब्बार खामोशी से उठा और चला गया। नादिर की बीवी ने शुक्र अदा किया कि तूफान गुजर गया। जब्बार की तरफ से मुसलसल धमकियां आ रही थी, लेकिन नादिर की बीवी ने किसी धमकी की परवाह नहीं की। नादिर सब कुछ सुन रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। गर्मियों के दिन थे। नादिर की बीवी पड़ोस में गई हुई थी। नादिर चारपाई पर दालान में लेटा हुआ था। रुखसाना कमरे में थी, शायद सो रही थी। नादिर की आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो समझा उसकी बीवी आई है, लेकिन वो जब्बार था। उसे देख के नादिर की आंखों में खून उतर आया, लेकिन ना तो वो उसे रोक सकता था ना शोर मिटा सकता था। जब्बार मुस्कुराता हुआ उसकी चारपाई के करीब से गुजरा और उस कमरे में चला गया जहां रुखसाना थी। अभी वो जब्बार की आमद का मफहूम भी नहीं समझ सका था कि रुखसाना की दिल दहला देने वाली चीखें बुलंद हुई और इसके साथ ही उसकी बेबस आंखों ने जब्बार को दरवाजे की तरफ भागते हुए देखा। नादिर की बीवी घर पहुंची तो रुखसाना बेहोश हुई पड़ी थी। किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। नादिर को अब मालूम हुआ कि जब्बार क्यों आया था। उसे मालूम था कि मुजरिम कौन है, लेकिन वो बीवी को नहीं बता सकता था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आंसुओं की जुबान नहीं होती। नादिर की बीवी ने रुखसाना को अस्पताल पहुंचाया, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। FIR में उसने जब्बार का नाम लिखवाया था, लेकिन जाहिर है ये महज शक था। अफसोस के रुखसाना अपने गुनाहगार को देख नहीं सकी थी। जिंदगी भर झूठी गवाहियां देकर लोगों को सजाएं दिलवाने वाला आज खामोश था। जिंदगी में पहली मर्तबा सच्ची गवाही देने का वक्त आया तो वो बोलने से कासिर था। वो ऐनी गवाह था, लेकिन किसी को कुछ नहीं बता सकता था। मुकदमा अदालत में चला, लेकिन कोई शहादत नहीं थी। जब्बार का नाम शक की बुनियाद पर लिखा गया था, लिहाजा शक का फायदा उसे मिला और वो रिहा हो गया। रुखसाना का झुलसा हुआ चेहरा अपने बाप के गुनाहों की गवाही देने के लिए निशाने इबरत बन गया।